तो गाइस आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हेडिंग लिख लो। सबसे पहले लिखो मोनोपोल। अपन मल्टीपोल सिस्टम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है। सबसे पहले मोनोपोल। जब एक चार्ज होता है या ग्रुप ऑफ चार्जेस होता है तो मोनोपोल का डेफिनेशन है मैथमेटिकल, और वो ये है समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस। जैसे एक सिस्टम में दसों बीसों चार्ज पड़े हैं तो उन समस्त चार्जेस का एल्जेब्रिक सम क्या कहलाता है? मोनोपोल, या मोनोपोल मोमेंट बोल लो इसको, मोनोपोल कह लो इसको, ठीक है। मोनोपोल समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस, वन से लेकर जितने भी पड़े हैं आई बराबर एन तक, उन सभी चार्जेस का Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अल्जेब्रिक सम मोनोपोल कहलाता है, ठीक है। अब हम एक व्यवस्था पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट जो आपके सिलेबस में है वो उसकी करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। मैं पहले उसकी करेक्ट डेफिनेशन बोलूंगा और फिर उसकी सिलेबस में कन्फाइंड की हुई डेफिनेशन बोलूंगा। इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट की मैं पहले एक जनरल परिभाषा बोलूंगा और फिर उस जनरल परिभाषा के बाद आपके सिलेबस पर्टिकुलर, जैसे आपके सिलेबस में क्या है, स्फेरिकल सिमेट्री है, केवल गाउस लॉ जिसमें लग सके। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि चार्जेस स्फेरिकली सिमेट्रिक ना हो। सीरीडो में कुछ क्वेश्चन लगातार हैं दो, तो इसमें चार्जेस में स्फेरिकल सिमेट्री नहीं है, वो थीटा का फंक्शन है। खैर, आपके सिलेबस में तो स्फेरिकल सिमेट्री है। इसी प्रकार आपके डाइपोल जो है वो एक बहुत छोटा सा उसका रूप पढ़ना है अपन ने। सबसे पहले मैं उसकी दीर्घ परिभाषा दे देता हूं। तो हम अभी परिभाषित कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर को। ये इसका पूरा नाम है, इसको डाइपोल मोमेंट बोल देंगे, ठीक है। इसको, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम लेटर P से डिनोट करेंगे। हम लेटर P से, कैपिटल P से डिनोट करेंगे इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट वेक्टर। इसका वैल्यू होता है P का मान होता है, P को निकालने का तरीका होता है समेशन ऑफ QI RI। I will start from 1 and go to N. This is the exact definition of electrical dipole moment vector. This is the exact definition of electrical dipole moment vector. Summation of Qi Ri, ठीक है। Summation of Qi Ri, क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, जैसे इसके एक अभ्यास करते हैं। जैसे आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें y एक्सिस ये है, x एक्सिस हम इसको दिखा रहे हैं। इस पे किसी पोजीशन r1 पे चार्ज पड़ा हुआ है, r1 पर q1, ठीक है। एक अन्यत्र पोजीशन, एक दूसरी पोजीशन R2 पर एक चार्ज पड़ा हुआ है Q2। ये पोजीशन है R2 और ये पोजीशन है R1। इनमें गैप हो जाएगा R2 माइनस R1 का। पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हो जाएगा R2 माइनस R1, अगर आपको चाहिए तो। वैसे इसमें नहीं चाहिएगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान से सुनो। इसका इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट P लिखना है। कोई जरूरी नहीं दो ही चार्जेस हो उसमें, अनंत चार्जेस हो सकते हैं। Q3 भी हो सकता था R3 पे। तो कैसा लिखा जाएगा ये P लिखा जाएगा Q1 इंटू R1 वेक्टर, जैसे सेंटर ऑफ मास लिखा जाता है M1 R1, ऐसे ही Q1 R1 प्लस Q2 R2। ये होगा इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ये होगा इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ठीक है। मान लो केस लेते हैं, एक केस लेते हैं जिसमें Q1 जो है
वो बराबर है मैग्नीट्यूड में Q2 के। ऐसा है, Q1 और Q2 आपस में बराबर है और ऑपोजिट है साइन में। चलो ये लिखो एक बार। ऐसा मुंह ना बनाया करो यार, चौंक जाते हो जैसे। चलो ये लिखो एक बार। अच्छा बच्चों, इसमें 3 चार्जेस होते तो क्या होता? Q3 R3 भी हो जाता, Q4 होते तो Q4 R4 होता। ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। हमारा जो सिलेबस है ना, वो हमें पढ़ने की इजाजत देता है वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर जिसके मोनोपोल 0 हो, अर्थात जिसके सभी चार्जेस का सम 0 हो। ऐसा आवश्यक नहीं है कि हो, लेकिन हम सिलेबस में उसी का डाइपोल मोमेंट वेक्टर निकाल रहे होंगे जिनमें चार्जेस का समेशन कितना हो? 0। इज इट क्लियर? बॉडीज, इज इट क्लियर? बॉडी यू, इज इट क्लियर? यस। क्या बोला मैंने? फिर से बोल देता हूं कि हमारे सिलेबस में वो पार्ट है जिसमें मोनोपोल 0 हो, यानी समेशन ऑफ ऑल द क्यूआईज क्या हो? 0। ऐसा होने से हम जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर पढ़ेंगे वही निकालेंगे हम सिलेबस के अनुसार। लेकिन ऐसा नहीं है कि डाइपोल जो होता है, आपकी परिभाषा किताबों में ये लिखी हुई है कि दो चार्जेस, कोई जरूरी नहीं है डाइपोल मोमेंट वेक्टर सिर्फ दो चार्जेस का डिफाइन होता हो। फिर आप इसका कैसे करोगे? और यहां पे आप माइनस क्यू रख दो, इसका भी, और ये अमाउंट में क्यू हो तो इसका भी डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। ये तो दो चार्जेस नहीं है, ये तो अनंत चार्जेस हैं। तो जो चार्जेस के लिए वैलिड नहीं होता है वो, और ना ही ऐसा जरूरी है कि उन सभी चार्जेस का सम 0 हो, ऐसी कोई वैलिडेशन नहीं है। उसकी परिभाषा एक जेनरिक परिभाषा है जो कह रही है समेशन ऑफ क्यू आई आर आई एन आर आई, समेशन ऑफ क्यू आई आर आई जो होता है वो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है। हम सिलेबस में अपने आप को कन्फाइंड करते हैं कि हम वही पढ़ेंगे जिसका मोनोपोल क्या हो? 0, यानी समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस जो उस ग्रुप में है उनका सम कितना हो? 0, जैसे इसमें हो रहा है। जैसे एक स्पेयर है, जैसे एक स्पेयर है, उसके ऊपर प्लस चार्जेस यहां पे हैं और माइनस चार्जेस यहां पे हैं, तो क्या हम इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। और ये मान लो 3 कूलम या 3Q है और ये -2Q है, तो इसका इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट आएगा, वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा, इसका P आएगा। लेकिन ये वो P नहीं है जो आपके सिलेबस में है। सिलेबस में ये भी कितना होना चाहिए? -6। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, तो ये आपका सिलेबस है। अब सिलेबस में ये होने पर बहुत शानदार घटना घट जाती है, वो देखते हैं। देखो, इस सवाल को वापस करते हैं और इसी इसी एवज में करते हैं कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर हुआ Q1R1 प्लस Q2R2, और हम कह रहे हैं कि समेशन ऑफ Q यानी Q1 प्लस Q2 इज 0। ऐसा हम कह रहे हैं, इस कंडीशन के तहत हम इस बात को पढ़ना चाह रहे हैं। समेशन ऑफ Q क्या हो गया? 0। ऐसा समेशन ऑफ Q 0 हो गया, यानी कि ये भी Q है और ये भी क्या है? Q है वैल्यू में तो। और ये अगर Q है तो ये क्या है? -Q है। तो आप यहां पे डाल दो इसको कि Q1R1 माइनस Q2R2, यहां पे Q कॉमन ले लो, R1 माइनस R2, ये P है। उस चित्र के अनुसार P जो है वो, ये कौन सी लाइन है बताना जरा? ये है R2 माइनस R1, और P किस तरफ आएगा? R1 माइनस R2, यानी इस लाइन के, इधर देखते रहो, इस लाइन के अपोजिट, यानी इस तरफ ऐसे, क्योंकि Q2 शायद मैंने माइनस का लिया होगा, माइनस से प्लस की तरफ होता है वो, ऐसा वो किताब वाले बताते हैं आपको, स्कूल वाले, स्कूल लेवल के टीचर्स हैं वो आपको ये बताता है। तो ये इसकी करेक्ट डेफिनेशन है, इसको लिख लो।
अब इस रिजल्ट में ना क्या फैसिनेटिंग है, बहुत खतरनाक चीज है इसमें। ये R1 माइनस R2 क्या आएगा, कुछ R आएगा ना, जो माइनस वाले से प्लस वाले की तरफ होगा। और इसमें Q क्या चीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। Q क्या चीज है, जो पॉजिटिव चार्ज है ना उसका मैग्नीट्यूड, या नेगेटिव चार्ज का मतलब एक का, दोनों का सम तो क्या है, जीरो। जो पॉजिटिव, दोनों का सम जीरो है या सब का सम जीरो है, वो नहीं लिख रहे हैं। जो उसकी पॉजिटिव वैल्यू है वो इनटू में एक एवरेज लोकेशन आर कुछ आया है, ऐसा आंसर आया है हमारा, है ना, ऐसा आंसर आया है। अच्छा एक चीज बताओ कि अब ध्यान से सुनना, ये बात लिखने लायक है वैसे, अ, हमारा सिलेबस इतना नहीं जाता है लेकिन मस्त बात है ये। अगर इस रिजल्ट से ये शो होता है, इफ समेशन ऑफ ऑल द क्यू आईज इज जीरो, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, देन पोजीशन ऑफ Q1 एंड Q2, या फिर पोजीशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस Q1 एंड Q2 जनरल स्टेटमेंट नहीं होगा, ऑल द चार्जेस डज नॉट मैटर। यानी कि P, इसको अलग शब्दों में लिखूं तो ये है P इज इंडिपेंडेंट, P इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्जेस। वाओ। सवाल करते हैं, एक सवाल करते हैं, एक लाइन पे ही लूंगा मैं इनको, आसानी से सवाल हो जाए, ताकि बस ये बात हाईलाइट हो जाए और वो सवाल आसानी से हो जाए, इसलिए मैं एक लाइन पे ही लूंगा इसको। अब मान लो अपन दो एग्जांपल लेंगे, एक में तो समेशन ऑफ क्यू आई जीरो होगा और एक में समेशन ऑफ क्यू आई जीरो नहीं होगा, ठीक है। एक में तो समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस जीरो होंगे और एक में नहीं होंगे, तो देखते हैं क्या आंसर आते हैं। और मैं ना कैलकुलेशन वाइज ये क्वेश्चन नहीं करना चाहता, तो इसलिए ना मैं एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख देता हूं, लाइक एक्स एक्सिस पे ही डाल देता हूं उन दोनों को। एक तो है 4 कूलम का, एक है -5 कूलम का, ठीक है। ये है 3,0 पे और ये है लेट से 8,0 पे, ठीक है। इसका P निकालो, इसका P निकालो। इसका P निकालो। तो बच्चों बहुत आसान सी बात है, Q1 4, R1 3 I, R1 I के साथ एसोसिएटेड, प्लस Q2 -5 इंटू में R2 8, और ये भी R2 भी 8 आई कैप में ही है, लेकिन चार्ज माइनस का हम क्या करें, ठीक है। 12I -40I माइनस का 28I हो जाएगा P, हो जाएगा, माइनस का 28I हो जाएगा क्या, P हो जाएगा। आसान सी बात है। तो दोबारा करते हैं, अब इसी सवाल को दोबारा करते हैं, और इस Q1 को चक के मैं 4 दूरी पे रख देता हूं, यहां पे 4,0 पे। इसको उठा के मैं कहां रख देता हूं, इसको, इस वाले को Q2 को मैं उठा के कहां रख देता हूं, एक और सरका दो, इसको 9 पे रख देता हूं। यही सवाल दोबारा कर दो। यानी ये तो रखा हुआ है, Q1 तो कहां रखा हुआ है प्यारे बच्चों, 4 पे, यहां 4,0 पे, और Q2 कहां रखा हुआ है, 9 पे, तो 9,0 पे यहां पे रखा हुआ है। तो अब आपको बताना है इसका P क्या आएगा, बताओ जल्दी, शाबाश, जल्दी, फास्ट। ओके तो स्टार्ट करें। इस बार क्या होगा, Q1 4 इंटू में 4I प्लस Q2 -5 इंटू में 9I,
अरे हाँ कि नहीं, वो कोऑर्डिनेट Q1 R1 प्लस Q2 R2 वेक्टर वेक्टर, तो ये आंसर क्या आएगा 16i माइनस 45i, तो ये क्या आ जाएगा 29i माइनस का, यानी इस तरफ पॉइंट कर रहा है और 29 उसकी वैल्यू है, माइनस आई में पॉइंट कर रहा है और 29 उसकी वैल्यू है। एक मेरी बात ध्यान से सुनो, अब बाद में कोई बच्चा नहीं पूछेगा मेरे से ये बात, अभी बोली हुई बात। मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच में अभी भी दूरी उतनी थी 5, अभी भी इस सवाल में भी जब 9,0 पे इसको रख दिया था तब भी 5 थी, जब ये 3,0 और 8,0 पे थे तब भी 5 थी, आज भी 5 है, लेकिन आंसर अलग आया है, क्योंकि इसमें समेशन ऑफ क्यू आई जो है वो 0 नहीं है। यानी अगर समेशन ऑफ क्यू आई 0 नहीं होता तो ये मैटर करता है कि कौन सा चार्ज कहां रखा हुआ है। ये 2D में शो करते तो और कॉम्प्लेक्स आता, ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती, पर बहुत आसानी से हमने शो कर दिया कि अगर समेशन ऑफ क्यू आई 0 नहीं है तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर इस बात पे निर्भर करता है कि इंडिविजुअल चार्जेस कहां कहां पड़े हैं, इस बात पे तो करता ही है कि उनके बीच में दूरी क्या है। अरे समझे कि नहीं, इस बार आप यही सवाल नए सिरे से करेंगे और इस बार इन चार्जेस को कहां कहां रखेंगे, एक को तो वापस वहां रखो 3,0 पे, 4 वाले को, और एक कितना था 8 था क्या, नहीं -5 था, है ना, तो एक को 5 लो और एक को क्या लो -5, और इसको कहां रखोगे बताओ, तुम्हारा फेवरेट 8,0। जल्दी बताओ पी क्या आएगा, जल्दी फटाफट शाबाश। तो जब आप सोल्व करेंगे आराम से कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 25i, चार्जेस का सम इनटू में उनके बीच का दूरी, भी बताया है, वैसे आप वेरीफाई कर लो। Q1, चलो मैं करके देता हूं, Q1 5, R1 3 प्लस Q2 कितना -5 इंटू R2 8 आई, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 25i। अब आप क्या काम करो, इसको 3,0 की जगह 4,0 और उसको रख दो 9,0 पर, और वेरीफाई करो, आपकी कॉपी में नोट्स में होनी चाहिए बात, और आंसर क्या आएगा -25i आएगा, सिमिलर आएगा आंसर। यानी अगर किसी डाइपोल मोमेंट वेक्टर को निकाल रहे हैं तो यह बात मायने नहीं रखती कि उनकी लोकेशन क्या क्या है, अगर उसका मोनोपोल क्या आ जाए 0, ठीक है ना। ओके गाइस, आपको ये बात समझ में आई, तो यहां पे नीचे ये भी लिख देना अपने नोट्स में, हेंस द कंक्लूजन इज प्रूव्ड, ताकि आपको जन्म जन्म ये बात याद रहे। अब हम कैसे निकालेंगे, मेरी बात दोबारा सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि स्पेस में अगर मोनोपोल 0 है इनका, तो स्पेस में Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज कहां रखे हुए हैं ये मैटर नहीं करता है। मान लो दो ही हैं, Q और एक है -Q, एक है Q और एक है -Q, ठीक है। अब ये ओरिजिन है, ये बात पे मैटर नहीं करता है कि ये कहां है ये कहां है, मैटर क्या करता है -Q से Q की लाइन को ज्वाइन कर दो, उस तरफ ही आया है हर बार आंसर, -Q से Q की लाइन को ज्वाइन कर दो, उस तरफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर P हो जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहां है, उसी लाइन के अलोंग होता है। तो P को अपन डिफाइन करते हैं कि इट इज द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द चार्ज, अगर समेशन 0, ये कंडीशन बोलते ही नहीं वैसे, इट इज वैल्यू ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, और किस तरफ से किस तरफ होता है, माइनस के चार्ज से प्लस के चार्ज की तरफ। अब तक जो रिजल्ट आए हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है, और ये सत्य है अगर समेशन ऑफ क्यू आई क्या है 0। डेफिनेशन इसकी बन जाएगी शॉर्ट में जो सिलेबस में है। अब मैं इसी बात को एक और तरीके से, मोर ऑथेंटिक तरीके से सिद्ध कर देता हूं, और फिर वो आपके बहुत भारी भारी सवाल करने के बहुत ज्यादा ज्यादा काम आएगा। तो उसको एक बार और वन मोर टाइम मैं सिद्ध कर रहा हूं, रिद्धि और सिद्धि अभी सिद्ध कर रहा हूं, ठीक है। तो देखना मेरी बात सुनो,
ऑलरेडी तुम सीध में आओगी मेरी कभी जल्दी, मैं बता देता हूं पहले, ठीक है। देखो यहां पे ऐसा है कि मेरी बात सुनना ध्यान से, कि बहुत सारे चार्जेस पड़े हैं हमारे पास, बहुत सारे, उसमें से कुछ प्लस के हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 माइनस का है, Q5 जो है वो प्लस का है, Q6 माइनस का है, ये Q2 भी माइनस का है, लेट्स से ऐसे मामला है, ठीक है, ऐसा कुछ है। ये सभी अपनी अपनी जगहों पे पड़े हैं। Q1 अपनी जगह पे पड़ा है, Q2 अपनी जगह पे पड़ा है, Q3 अपनी जगह पे पड़ा है, R1 पे पड़ा है, R2 पे पड़ा है, ऐसे। तो अपन डाइपोल मोमेंट वेक्टर कैसे लिखेंगे बताओ? अभी वापस वही बातें कर रहा हूं मैं, कैसे लिखेंगे? Q1 R1 प्लस Q2 R2 प्लस Q3 R3, इस प्रकार से अगर इन सबको ऐड कर देंगे तो P आ जाएगा। अब अगर समेशन ऑफ QI 0 है, ऐसी कंडीशन लेके चल रहा हूं मैं, ऐसी कंडीशन जिसमें समेशन ऑफ QI क्या है? 0, समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस क्या है? 0 है। इन सभी चार्जेस को, अनंत चार्जेस को सम करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 0। चार्जेस को सम करते हैं, ये पोजीशन को सम करेंगे तो 0 नहीं आएगा, एक यहां रखा है, एक यहां रखा है, Q1 R1 और Q2 R2 का सम 0 नहीं आएगा, हालांकि Q1 और Q2 का सम क्या है? 0, ऐसा कह रहे हैं। अब मान लो कि हम इसमें से प्लस के चार्ज इकट्ठे कर लेते हैं, सुनते रहना, ध्यान से सुनना, प्लस के चार्जेस क्या कर लेते हैं? इकट्ठे कर लेते हैं, उनका लिख देते हैं कि ये प्लस वाले Q हैं, Q प्लस वाले लिख रहे हैं अपन, तो वो इकट्ठे कर लेते हैं। उनमें से Q1 प्लस का एलेट से, Q2 प्लस का एलेट से, इसमें तो नहीं था एग्जांपल में, मान लो Q3 था, इस प्रकार से Q3 था, ऐसे ऐसे करके प्लस वाले थे, ठीक, प्लस। अब कौन से थे? माइनस वाले, तो माइनस ही लगा दू ना, वो माइनस कॉमन आ जाएगा, नहीं समझे? ठीक है, अब वो माइनस वाले हैं, अब यहां पे सिर्फ वैल्यू वैल्यू चलेगी फिर इनकी, तो Q1 डैश, या फिर क्या लिखा था उसको, Q2 R2 प्लस Q4 R4, वट एवर जो माइनस के थे, जो भी माइनस के थे, Q6 था जैसे, ऐसे इस टाइप से। ये बात इतनी ठीक है? इनका सम क्या होने वाला है? P होने वाला है, Q का सम होने वाला है, सब Q का सम होने वाला है 0। इन सब का सम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये जो प्लस वाले थे उनका Q मान लेता हूं मैं, तो माइनस वालों का भी कितना हो जाएगा? Q। इन सब के सम से मैं डिवाइड कर देता हूं इसको, या फिर ऐसा लिख दूं कि इन सब का सम प्लस Q था, उससे डिवाइड कर देता हूं, उसके वैल्यू से, इसको भी कर देता हूं। तो दो जगह डिवाइड करने पर अपन को बराबर में भी डिवाइड करना पड़ेगा, कहीं भी डिवाइड करते हैं इक्वेशन की एक साइड डिवाइड करने पर दूसरी साइड भी डिवाइड करेंगे, ऐसा। तो मेरी बात सुनना, ये क्या है? ये सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला है, ये वो जगह है, समेशन ऑफ M1 R1 MI अपॉन में समेशन ऑफ MI याद आता है, ये अपॉन में समेशन ऑफ QI है, पहले तो मैं वही लिखने वाला था इसको, फिर मैंने बोल दिया कि Q है ये, ठीक है। तो ये क्या है? ये वो जगह है जहां पे सारे पॉजिटिव चार्ज क्यू पड़े हुए हैं ऑन एन एवरेज। ये क्या है? वो जगह है जहां पे सारा मास M रखा हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले का यही मतलब होता है। तो ये क्या है भाई लोग? वो जगह जहां पे सारे चार्जेस पड़े हुए हैं, उसको मैं R प्लस बोल देता हूं, उसकी एवरेज जो भी जगह आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 8 आएगी, जो भी कोऑर्डिनेट आएगा उसका नाम क्या लिख देता हूं? R प्लस। ऐसा कुछ समझ में आ रही है बात? R प्लस बोल देता हूं, ठीक है। माइनस का निशान यहां पे, ये इसको मैं बोल देता हूं जहां पे उनकी एवरेज जगह आ रही है, उसको मैं R माइनस बोल देता हूं, सुनते रहना। अब P के आ जाएगा। ये क्या है R प्लस, मेरे को बताना जरा। ये ऑन एन एवरेज, जहां पे सेंटर ऑफ मास, जैसे सेंटर ऑफ मास में जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो लग जाएगा क्या यहाँ पे? ऑफ कोर्स वही फॉर्मूला आ गया है,
ऑन एन एवरेज सेंटर ऑफ चार्ज कौन सा? पॉजिटिव जहां पड़ा है, पॉजिटिव, सारा नहीं, सारा तो जीरो है यार, पॉजिटिव जहां पड़ा है वो है, और वो क्या है? बहुत बढ़िया। तो P आ जाएगा Q इनटू में एक R वेक्टर। व्हाट इज दिस R? ये जहां पे सारा पॉजिटिव पड़ा है वो जगह, वो एक ही कोऑर्डिनेट आएगा कोई, और जहां पे सारा नेगेटिव पड़ा है वो जगह, वो भी कोई एक ही कोऑर्डिनेट आएगा। कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वो हो गया R। R क्या है? जो लाइन ज्वाइन कर रही है किसको? पॉजिटिव और नेगेटिव को। पॉजिटिव और नेगेटिव को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो R हो जाएगा। इसको लिख दो। और ये P होता है बाय डेफिनेशन। ये क्या होता है? P होता है बाय डेफिनेशन। अच्छा एक चीज और थोड़ी सी हाईलाइट कर दूं, सुनना सुनना प्लीज प्लीज। ये R क्या है सुनना, एक बार और सुनो थोड़ा सा। जैसे सारा पॉजिटिव चार्ज यहां पड़ा है, ये तो R प्लस है, और सारा नेगेटिव चार्ज यहां पे पड़ा है, ये R माइनस है, ठीक है? और हमारा क्या आया है? R प्लस माइनस R माइनस वेक्टर। तो पोजीशन ऑफ प्लस माइनस पोजीशन ऑफ माइनस, तो ये वाली होगी वो पोजीशन। पोजीशन ऑफ प्लस विद रिस्पेक्ट टू माइनस को कैसे लिखेंगे? पोजीशन ऑफ प्लस माइनस पोजीशन ऑफ माइनस। तो ये आर प्रिसाइजली ऐसे दो एरो बनते हैं ना ये, तो दोनों में से कौन सा है ये? माइनस से प्लस की ओर। एंड दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दिस वेरी फॉर्मूला, दैट व्हाई यू कैन टेक एंटायर चार्ज ऑन द सेंटर ऑफ मास, एंटायर पॉजिटिव चार्ज, एंड हाउ यू कैन टेक एंटायर नेगेटिव चार्ज ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। हाँ जी बच्चों, आपको समझ में आया ये सब? तो अब हम लोग इस डेफिनेशन को समझेंगे कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर की हमारे सिलेबस की डेफिनेशन ये है कि ऐसी चीज जिसमें सभी चार्जेस का सम क्या हो? जीरो हो, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के सब जीरो हो जाए, यानी जितना प्लस क्यू है उतना ही क्या रखा हो? माइनस क्यू। फिर जहां पे वो प्लस क्यू रखा है और जहां पे वो माइनस क्यू रखा है, मान लो ऐसे रखे हुए हैं वो, मैं और डायग्राम में रख देता हूं इनको। जैसे जहां पे वो प्लस क्यू रखा है और जहां पे वो माइनस क्यू रखा है, उनको आप मिलाने वाली लाइन, ये लाइन है, एक ये लाइन है, तो ये मैटर ही नहीं करता कि ये कहां कहां रखे हैं, इसको हमने प्रूव कर दिया। ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी, इसको दूसरे कलर से शो कर देते हैं। ये जो लाइन होगी, इस लाइन के लोंग क्या होगा? P। P का वैल्यू, ये लाइन मान लो L लंबाई की है, कितनी लंबाई की है? L। जहां पे सारा प्लस क्यू पड़ा है, जहां पे सारा माइनस क्यू पड़ा है, उनमें जो डिफरेंस वाली लाइन है उसकी लेंथ है, मान लेते हैं L। तो Q इंटू L हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, और वेक्टर ये है, तो ये माइनस वाले चार्ज से प्लस वाले चार्ज की तरफ हो जाएगा। ऐसा तभी होना होगा जब जब इन सब का समेशन जीरो। अदरवाइज अदरवाइज तब भी निकलता है जब ना हो, लेकिन तब ये मैटर करता है कि ये कहां है और ये कहां है। क्या अब भी हम ऐसी कंडीशन में QL को छोड़कर वाली लाइन के अलोंग, ये जो वाली लाइन के अलोंग वर्ड लिखा है इसको बोलते हैं डाइपोल का एक्सिस। जैसे इस डाइपोल का एक्सिस क्या है? ये लाइन, ये पूरी लाइन है एक्चुअली। तो माइनस एक्सिस ऐसे भी है, एक्सिस ऐसे भी है, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ क्या होगा? P होगा। P किस तरफ होगा? माइनस क्याउ से प्लस क्याउ तक की जो लाइन है उसके अलोंग होगा, और क्याउ उसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा तुमको? P मिल जाएगा। P निकालने का तुमने क्वेश्चन QI RI से तो कर ही लिया, एक समेशन ऑफ QI RI से। वैसे भी कर सकते थे, किसी भी एक चार्ज का वैल्यू डाल दो, वैल्यू वैल्यू इनटू में उनके बीच का डिस्टेंस, और वो होगा किस तरफ से? -4 से प्लस। उन्हीं क्वेश्चन में अभ्यास कर लेना, दोनों में आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला की वैलिडेशन कंडीशनल है, ये तभी वैलिड है जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या हो? इक्वल हो, यानी नेट चार्ज क्या हो? सिस्टम का मोनोपोल क्या हो? जीरो। अब देखना, ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना।
कि आप इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर निकाल के दो। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके ऊपर यहां पे +2q पड़ा हुआ है, यहां पे q पड़ा हुआ है, यहां पे q पड़ा हुआ है। इसकी साइड है d, इसकी साइड क्या है d। इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर निकाल के दो। ये जिस तरफ आएगा उसके लिए मैटर करता है क्या ये किस कोऑर्डिनेट पे है? नहीं मैटर करता, क्योंकि एंटायर चार्ज इज 0। 0 नहीं है, 0 है ना। हाँ जी, शुरू करते हैं। देखो, अगर ये कुछ P है, ये कुछ P है, इस +2q को हम +q और +q में तोड़ सकते हैं। इस +q के साथ ये -q इंटरेक्ट होगा तो कुछ P आएगा। P किस पे निर्भर करता है? चार्ज के मैग्नीट्यूड और दूरी पे। इसकी दूरी d है और मैग्नीट्यूड q है। इसका P आएगा तो इसका 2P आएगा ना, तो कितना आएगा? P ही आएगा, बिल्कुल सेम। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड भी वही है और दूरी भी वही है, तो दोनों का क्या आएगा? P P आएगा। डन है, ये बात समझ में आई? अब इन दोनों का वेक्टर सम करना है। ये एंगल कितना है इन दोनों वेक्टर के बीच में? इन दोनों वेक्टरों के बीच में एंगल कितना है? ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है। दो वेक्टर जो इक्वल वैल्यू के हो और उनके बीच में एंगल थीटा हो, तो उसका वैल्यू होता है 2 इंटू वन ऑफ द वेक्टर इंटू में कोस जो भी थीटा है उसका बाय 2, कोस थीटा बाय 2। या फिर आप ऐसा कह सकते हो यार कि ये 30 है, पी कॉस 30, और इसका भी पी कॉस 30 क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, तो 2p cos 30 हो जाएगा। तो 2 और cos 30 का वैल्यू है √3/2 और p का वैल्यू है qd, किसी एक का डाइपोल मोमेंट वेक्टर, तो √3qd। और ऑब्वियसली ये जो रिजल्टेंट आया है वो किस तरफ आया? आई वाले तो कट गए, जे कैप में, एग्जैक्टली बीच में। आप इसको समेशन ऑफ क्यू आई आर आई से कर सकते थे क्या? हाँ, करोगे तो यही आ जाएगा। समेशन ऑफ क्यू आई आर आई से करोगे तो यही आ जाएगा। इसी सवाल को जिस जिस बच्चे को नहीं आया बाई चांस, इसी सवाल को एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके। इसी सवाल को सारे करेंगे इस बार, जो भी एक आधा कोई रह गया तो। इसी सवाल को एक बार और रिपीट करते हैं। और ये 2q है माइनस का, और ये माइनस का q है, और ये प्लस का 3q है। इसका p बता दो। ये यहां पे प्लस का 4q हो तो भी p डिफाइन होता है क्या? हाँ। फिर उसमें ये मैटर करेगा कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका साइड क्या है? d, इक्विलेटरल ट्राइंगल अगेन। हाँ हाँ जी, बिल्कुल सही निकाल दिया सभी ने, √7p। अब इसकी दिशा वगैरह की भी बात कर लेते हैं, एक बार ये निकाल भी देते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, इसका कुछ p आएगा है ना, क्योंकि -q के साथ +q पार्टिसिपेट करेगा, इसका कुछ p आएगा गाइस। इस वाले का p नहीं आएगा, इसका क्या आएगा? 2p, क्योंकि चार्ज 2q और -2q इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो इसका क्या आएगा? 2p। ये बात ठीक है? एक p है और एक क्या है? 2p है। दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल है, तो मैग्नीट्यूड तो वैसे निकल जाएगा, p² प्लस p² प्लस 2p का स्क्वायर, यानी 4p² प्लस 2ab cos थीटा वाले फॉर्मूला से निकल जाएगा। cos थीटा कितना है इनके बीच में? लेकिन आपको ढंग से तमीज से करना है दिशा के साथ, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखो, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ऐसा और एक ऐसा। इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ऐसा और एक ऐसा। ये दोनों कटने लायक हैं। ये कितना है? 2p cos 60, ये 60 डिग्री एंगल है। और ये वाला कितना है इधर वाला?
P cos 60 अपोजिट है, अरे हाँ कि नहीं। और ये वाला कितना है, P sin 60 और P 2P sin 60। ऊपर वाले कितने हैं, P sin 60 और 2P sin 60, यानी 3P sin 60। एक में लिख देते, जगह कम है। तो P cos 60 और P cos 60 घट जाएंगे, इस तरफ कितना बच जाएगा, P cos 60, और इस तरफ कितना बच जाएगा, सॉरी 3P sin 60। और ये आ जाएगा इनका रिजल्टेंट, ये आ जाएगा इनका रिजल्टेंट, ठीक है, ये आ जाएगा रिजल्टेंट। और ये एंगल कितना होगा, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3 sin 60 अपॉन में cos 60, यानी 3 tan 60। ठीक है, इसको बाद में, एंगल को बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे, पहले पहले इसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों का वेक्टर सम। cos 60 मतलब कितना, व्हाट इज cos 60, 1/2, तो दिस इज p/2 एंड दिस इज 3√3/2p, राइट। तो मैंने p बोल दिया, p नेट निकालना है अपन को, तो p नेट क्या हो जाएगा, देखो p नेट क्या हो जाएगा, 3√3/2, तो j में, प्लस p/2 किसमें, i में, इनटू में p। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, p नेट का, p नेट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड उससे ज्यादा आसान पड़ेगा, a² + b² + 2ab। मैं तो एंगल के लिए ज्यादा ये इतनी जद्दोजहद कर रहा हूं। आई वाले का स्क्वायर 9, 27, 27/4 प्लस जे वाले का स्क्वायर, ये हो जाएगा 28/4, यानी 7। पी नेट कितना हो जाएगा, √7p आ जाएगा पी नेट। आसान सा है, बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी लंबी चौड़ी, ठीक है, आसान सा है। अच्छा एंगल बताना हो, अगर क्या बताना हो, एंगल बताना हो, ध्यान से देखो, एक तो 3√3 का इधर वेक्टर है, एक तो वेक्टर है 3√3 का इधर, और एक वेक्टर है 1/2 का इधर, और एक कितना है 3√3/2। तो ये एंगल हो जाएगा इसका पी का हॉरिजॉन्टल से, यानी ये जो tan थीटा है ये क्या आ जाएगा, ये साइड 3√3 है तो ये भी 3√3/2 और अपॉन में 1/2, तो थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3√3 आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल पे आ जाएगा, कटेंगे नहीं ना, सिर्फ वर्टिकल में नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल पे आ जाएगा।